एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CSS एट होम। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स शेयर करूंगी। सो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है पाकिस्तान अफेयर्स का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस को डिवाइड करना सिखाऊंगी, अब बताऊंगी कि कैसे इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसमें मैंने जो फर्स्ट डिवीजन किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। नॉर्मली ये कहा जाता है कि ये जो हिस्ट्री का पोर्शन है ये इतना इसके वेट नहीं है, ये इसमें से एग्जाम में इतने क्वेश्चंस नहीं आते, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं 2025 में। आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक बाल एंड काजम आया, इसमें इन्होंने डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ पूछी हुई थी। उसके बाद पॉलिटिकल एवोल्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, रिफॉर्म मूवमेंट्स। उसके बाद इस्लामिक इकबाल एंड काजम की आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान एंड रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास पोर्शन है वो सोसाइटी एंड गवर्नेंस है, जो हमने आज स्टार्ट करना है। लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसमें से हम आज जो डिस्कस करेंगे वो ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एजुकेशन ये सेपरेट बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशन, इकोनॉमिक चैलेंजेस। सिविल मिलिट्री रिलेशन में भी 2025 में आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। इकोनॉमिक चैलेंजेस हम करेंगे अराउंड जून, जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह आता है। उसके बाद एनर्जी प्रॉब्लम्स, देन कम्स एथनिक इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस हम सेकंड लेक्चर हम अपना सोशल प्रॉब्लम्स पर रखेंगे। लास्ट में हमारे पास फॉरेन पॉलिसी, जो हम अब्दुल सत्तार की बुक से करेंगे। उसमें हमारे पास पाकिस्तान की पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी, वॉर एंड टेरर, नेशनल इंटरेस्ट, न्यूक्लियर प्रोग्राम, चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स, देन रिलेशन विद नेबर्स and regional cooperation, Palestine issue, war in Afghanistan, then last but not least, Middle East. So let's jump into our first topic, land and people of Pakistan. अब इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? इसमें हम ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर में से तो ऐसे भी आया है 2025 में, और इंडस्ट्री में से क्वेश्चन आया हुआ है। सो ज्योग्राफी समझने से पहले हमें मैप समझना पड़ेगा, और मैप समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इक्वेटर। What is equator? Equator is basically an imaginary line which divides globe into two equal parts, northern hemisphere and southern hemisphere. It is a part of Earth which receive equal amount of sun rays all year round. It is having 12 days, 12 hours day and 12 hours night. It is having 27 degree Celsius temperature and 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। सो इक्वेटर क्या है हमारे पास? इक्वेटर ये वाली, ये जो दरमियान में लाइन जा रही है, दिस इज़ इक्वेटर। ये ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। सेकेंड जो हमारे पास लाइन है दैट इज़ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन्स है दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर। ये है हमारे पास टोटल 180 लाइन्स, 90 ऑन ईच साइड, means this total 90 and 90 total 180. इसमें हम क्या कह रहे हैं? ऑल लैटिट्यूड आर स्मॉल सर्कल, ओनली इक्वेटर इज द ग्रेट सर्कल। वैसा क्यों कह रहे हैं? वैसा कह रहे हैं कि हमारे अर्थ की शेप की वजह से दिस इज अ स्मॉल सर्कल, दिस इज ए स्मॉल सर्कल एंड इक्वेटर इज अ ह्यूज सर्कल। सो इक्वेटर इज ऑन ए लार्ज सर्कल। लॉन्गिट्यूड हमारे पास वर्टिकल लाइन्स है, दीज long lines that cut equator at 90 degree. There are 360 longitudes, 180 in east central meridian and 180 in west of central meridian. All longitudes are great circle. ये कह रहा है कि all longitudes are great circle, मतलब इनकी हाइट सेम है। ये अगर मैं इनको आपको बना के दिखाऊँ इधर तो समझ आएगी। दिस, ये जो एक लॉन्गिट्यूड है दिस, ये ऐसे पूरे अर्थ को आपस में काट रहा है। ये सेकंड लॉन्गिट्यूड, दिस इज़ थर्ड। सो इसलिए ये सारे सेम हैं, ये आपस में ये इक्वेटर को कट करते हैं एट 90 डिग्री। सो ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो ये हमने ये डिस्कवर किया, दिस इज़ इक्वेटर। इक्वेटर से अगर हम 23.5 जाएँ तो हमारे पास आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम 23.5 साउथ आएँ तो हमारे पास आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अगर हम 66.5 जाएँ तो हमारे पास आएगा आर्कटिक सर्कल।
अगर हम 66.5 साउथ जाएँ तो पहले नॉर्थ था, आर्कटिक इज़ नॉर्थ एंड एंटार्कटिक आएगा। 66.5 साउथ में हमारे पास आएगा एंटार्कटिक सर्कल, एंड ऑन 90 it will be polar region. ओके, अब इसमें हम टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग लॉन्गिट्यूड। कैसे करेंगे? दिस इज़ इक्वेटर एंड दिस इज़ सेंट्रल मेरिडियन। सेंट्रल मेरिडियन इज़ एन इंटरनेशनल लाइन जो कि हमारे पास ग्रीनविच से गुजर रही है। अब हम इसमें टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम इसमें टाइम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर लंदन में इस टाइम 1 PM है, 1 PM, अगर हम इस ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 1 आवर ऐड हो जाएगा आफ्टर एवरी 15 लॉन्गिट्यूड्स। और आप लॉन्गिट्यूड्स को कैसे याद रख सकते हो? लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास ऑल ग्रेटर सर्कल्स हैं, तो लॉन्ग से निकला हुआ है लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड फिर आपको याद रह जाएगा कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो लैटिट्यूड्स हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो लॉन्ग वाला है। और अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो -1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 1 PM था, तो अब यहाँ पे अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो ये 12 हो जाएगा, -1 होगा इसमें। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, इसमें हम कुछ टर्म्स को भी देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले हम क्रीक जो है स्मॉलेस्ट इनलेट ऑफ वाटर होता है। ये क्यों ज़रूरी है पढ़ना? क्योंकि आगे अब हम पढ़ेंगे सर क्रीक डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उसके बाद गल्फ़ जो है लार्जर देन क्रीक होता है, बे लार्जर देन गल्फ़ होता है, बाइड लार्जर देन बे होता है। देन इसमें जो है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है बिटवीन टू मेजर लैंड मैसेस। उसके बाद इसमें उन्होंने एग्जांपल भी दी है पनामा की। उसके बाद पेनिनसुला, जो कि हमारे पास एक ऐसा लैंड है जिसके 3 साइड पे वाटर है। इसमें इंडिया की एग्जांपल बेस्ट है कि इंडिया एक पेनिनसुला है, इसके 3 साइड पे वाटर है। आइलैंड वो है जिसके ऑल 4 साइड पे वाटर हो। उसके बाद सी जो है हमारे पास एक ओशन का पार्ट है जो कि स्मॉलर देन ओशन है, और उसके अंदर एन ओशन हैज़, और जो है ओशन जो है उसमें मल्टीपल सीज आ सकते हैं। और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि आपको ये बताना है मुझे कमेंट्स में कि हम दुनिया में टोटल कितने ओशंस हैं। ज़रा पता चले ना 7 समंदर पार वालों को कि कितने ओशंस हैं एग्जैक्टली। सो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके, उसके बाद हिल्स और माउंटेन्स में डिफरेंस क्या है? हिल्स और माउंटेन्स में डिफरेंस ये है कि अगर हमारे पास 600 मीटर्स से बड़ी होगी तो वो हमारे पास माउंटेन होगी, अगर 600 मीटर से छोटी होगी तो वो हमारे पास हिल होगी। सो ये बेसिक डिफरेंस है। लैंड लॉक कंट्री हमारे पास, जैसे अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री जिसका कोई वाटर को एक्सेस नहीं है, सारी तरफ उसके इर्द गिर्द लैंड है। अच्छा, उसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं कि हमने एक्चुअली ये आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंस में भी आपको यूज़फुल रहेगा, पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपको यूज़फुल रहेगा, और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, इसको ऐसा जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये हमारे पास टोटल हमारे पास 180 लैटिट्यूड्स थे। हमारे पास ये इक्वेटर आ गया, 5 लैटिट्यूड नॉर्थ एंड 5 साउथ। इक्वेटर की क्या खास बात है कि इक्वेटर पे हमारे पास डे जो है 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स की नाइट होती है। यहाँ पे सन रेज जो हैं इक्वल पहुँचती हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रॉपिकल रीजन 5 नॉर्थ से 30 नॉर्थ तक, 5 साउथ से 30 साउथ तक रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे ईयरली एवरेज 21 डिग्री से 30 डिग्री होती है, और जो प्रेसिपिटेशन है वो 100 इंचज़ a ईयर होती है। द सीजन आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर एंड नो ड्रॉट पीरियड हेयर। उसके बाद है टेम्परेट रीजन हमारे पास 30 नॉर्थ से 60 नॉर्थ होता है, 30 साउथ से 60 साउथ तक हो सकता है। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर्स होते हैं, कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं, और हमारे पास जो है यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, कोल्डेस्ट और वार्मेस्ट मंथ आते हैं। और मिड लैटिट्यूड बट में ऑल्सो हैव हायर एलिवेशन इन लोअर लैटिट्यूड। उसके बाद हमारे पास पोलर रीजन, ये 60 नॉर्थ से 80 नॉर्थ में आता है। ये यूजली हैज़ टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग, आइसी एंड कवर्ड इन स्नो। और उसके बाद हमारे पास टुंड्रा और फ्रिजर रीजन आता है। ओके, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं इसको जूम इन करूँ, ये आप इसकी प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको हेल्प हो जाए। और जो हमारे पास इक्वेटोरियल बेल्ट है उसकी क्या खास बात है, इसको रीजन ऑफ 380s कहा जाता है। 380s क्यों कहा जाता है? यहाँ पे 80% ह्यूमिडिटी होती है, और इसमें हमारे पास फर्स्ट सबसे पहले इसको
80 इंचज़ यहाँ पे हमारे पास रेनफॉल होती है, 80% ह्यूमिडिटी होती है और यहाँ पे 80 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। सो इसलिए इसको रीजन ऑफ 380s कहा जाता है। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक था वो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान की लोकेशन है, ये हम पाकिस्तान है हमारा जो नॉर्थ में हमारा चाइना रहता है, हमारे ईस्ट में इंडिया रहता है जिसका हमारे साथ बॉर्डर 12 किलोमीटर लॉन्ग है। चाइना का हमारे पास 523 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है। अफ़गानिस्तान है हमारे पास, ये सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है हमारे साथ। ड्यूरन लाइन जिसका नाम है, ये रेड क्लिफ लाइन, ये लाइन्स भी हमने याद रखेंगे, अक्सर MCQs में आ जाती होती हैं। उसके बाद हमारे पास ईरान है 909, और जो हमारे पास लास्ट है वो कोस्ट लाइन है, वो अरेबियन सी 1046। ओके, अब हम इसके पहले प्रोविंसेस तो देखते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब। पंजाब जो है इसका 36.71% एरिया जो है अर्बन है। ये अब अपडेट होते जाते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कुछ चेंजेस आई हो तो, लेकिन इतनी मेजर चेंजेस नहीं आई होंगी, माइनर आई होंगी। इसका टोटल एरिया 25.80% है, सॉरी 25.80% है, और इसके 10 डिवीजन्स है, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे लिटरेसी रेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट पंजाब में है 66.25। देन हमारे पास KPK है, KPK में 56% लिटरेसी रेट है, और यहाँ पे 15% अर्बन एरिया है। 7 डिवीजन है, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास बलोचिस्तान हमारे पास 27% सबसे लोएस्ट, 8 डिवीजन, 35 डिस्ट्रिक्ट, 54.5 लिटरेसी रेट, 52 आई गेस ये 52% अर्बन एरियाज़ हैं। इसमें 6 डिवीजन हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यहाँ पे 61% लिटरेसी रेट है, और ये साथ में नीचे नेशनल असम्बली की सीट्स भी लिखी हुई हैं। इनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक दफ़ा समझ लें, ये कहीं ना कहीं MCQ में आ जाता है तो आपको हेल्प हो जाती है। ओके, इसमें ये हाईएस्ट पीक्स की बात हुई है, माउंटेन फेमस माउंटेन पासेस की बात हुई है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इनको एक दफ़ा रीड करना गुड इनफ। ओके, हाईएस्ट पीक में हमारे पास K2 है, देन सेकंड नांगा पर्वत, देन हमारे पास गशीर आई कांट प्रोनाउंस इट, आई एम सो सॉरी। देन हमारे पास डेजर्ट्स है, उसमें थर, थल, चोलिस्तान, नारा, खरान। देन हमारे पास में जो फेमस माउंटेन पासेस हैं, ये माउंटेन पास किसको कहते हैं? ए पास इज फॉर्म्ड व्हेन ए ग्लेशियर इरोड्स द लैंड बिटवीन एरिया ऑफ हायर टेरेन। Passes often provide the easiest route for people to travel across steep mountain region। वो कह रहे हैं जब ग्लेशियर्स के दरमियान में एरिया जो है इरोड हो जाता है तो लोगों को गुजरने का रास्ता मिल जाता है। इसमें हमारे पास मल्टीपल पासेस हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप देख लें। उसके बाद हमारे पास रिवर्स आते हैं। रिवर्स में हमारे पास हमें पता है 5 दरिया तो हमें पक्के याद है, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। देन कम्स हमारे पास फेमस ग्लेशियर सियाचिन, बटूरा एंड बाल्टोरो। देन हमारे पास मेजर डैम है मंगला, तरबेला एंड वारसाक। ये जो आपको डैम्स है ना, इसको अभी तो याद नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे पास एनर्जी क्राइसिस वाला टॉपिक आएगा तो उसमें हम याद ज़रूर करेंगे इनको। देन हमारे पास कोस्ट लाइन। देन हमारे पास आ गया पाकिस्तान के बारे में, जो मोटी मोटी बातें हम कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो ओवरऑल उसका जो एरिया है, ये एरिया आप किलोमीटर में भी याद कर सकते हैं, और इसको आप ना भी याद करें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपसे एग्जामिनर ये थोड़ी पूछेगा, MCQ में पूछ लो, वो अलग बात है। 97% पॉपुलेशन मुस्लिम है, 3% माइनॉरिटीज, लिटरेसी 53% है, पार्लियामेंट 2 हाउसेज एंड सेनेट है, एंड नेशनल असम्बली है। देन ये उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। देन हमारा नेशनल एंथम 1954 में हफीज़ जलंधरी कंपोज बाय। देन जो इसका मैप था वो मियाँ मोहम्मद आलम ने ड्रॉ किया। इसका जो नेशनल फ्लावर है जैस्मिन है, नेशनल ट्री डिओडर है, और मारखोर हमारा एनिमल है, बर्ड हमारा चकोर है, मेजर क्रॉप कॉटन, वीट, राइस, शुगर कैन, और क्रॉप्ड एरिया जो है 22.94 मिलियन हेक्टर है। यूनिवर्सिटीज़ 132 हैं, और लेंथ ऑफ रोड्स, देन रेलवे नेटवर्क, सी पोर्ट्स, बिन कासिम, कराची, पोस्ट ऑफिस, मोबाइल फ़ोन्स, एग्रीकल्चर। ये आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल फ़ोन क्यों लिखा हुआ है? मोबाइल फ़ोन इसलिए कि एक्सेस टू इंटरनेट और इंटरनेट टेक्नोलॉजी ये उसमें इम्पोर्टेंट। फिर हमारे पास वाहन कॉरिडोर है। वाहन कॉरिडोर क्या है? वाहन कॉरिडोर बेसिकली जो हमारे पास है एक नैरो और लॉन्ग जो है लैंड रूट है जो हमें कनेक्ट करता है
पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, ये अफ़गानिस्तान। उसके बाद हमें ताजिकिस्तान के साथ और फिर चाइना के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो ये वाला एरिया है ये अफ़गानिस्तान है, हम यहाँ से अफ़गानिस्तान के रास्ते से ताजिकिस्तान जा सकते हैं और चाइना। सो ये हमारे पास 35 किलोमीटर लॉन्ग और 13 से 65 किलोमीटर वाइड है, और ये हिंदू कुश और पामीर माउंटेन्स के दरमियान है। और ये हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली जीबी का एरिया है। ओके, अब हम लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो मैं आपको वो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पढ़ाए थे वो इसीलिए पढ़ाए थे कि जब आप 24 डिग्री नॉर्थ ईस्ट पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी 24 डिग्री नॉर्थ ईस्ट का मतलब लोकेशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ होगी। 24 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे पास लैटिट्यूड है नॉर्थ ईस्ट। सो 24 डिग्री अंदाज़े से अगर हम जाए तो ये दिस मस्ट बी 25, तो 24 यहाँ होगी। और देन कम्स 61 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लॉन्गिट्यूड 61, सो 61 वुड बी हेयर। सो पाकिस्तान इधर होगा। दिस इज़ पाकिस्तान। सो हमारे पास लैटिट्यूडनल एक्सटेंड आ गया और लॉन्गिट्यूडनल आ गया, 24 to 37 एंड 61 to 75, और पाकिस्तान का टोटल एरिया आ गया। और ये जो दुनिया में 36 लार्जेस्ट नेशन बाय टोटल एरिया है। और हमारी कोस्ट लाइन जो है 1046 किलोमीटर है, और बॉर्डर डिटेल्स आ गई। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक दफ़ा देख लें। ये एज सच पेपर में इसका सिर्फ MCQ ही आता है। ओके, और हमारे जो है नेबर्स जो हैं वो हमारे पास चाइना, अफ़गानिस्तान, इंडिया और ईरान, देन ओमान। ओमान हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है उसका। वो कैसे है, ये अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ हेयर ईरान, दिस इज़ हेयर ओमान एंड देन यमन। यहाँ पे आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और ये हम ओमान के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके उसके बाद जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, पाकिस्तान जो है वो क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ये कैसे है क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में कैसे है, लेट मी शो यू। यहाँ पे इंडिया के साथ दिस हेयर एरिया इज़ पाकिस्तान। यहाँ पे हम, ये अफ्रीका है, दिस इज़ मिडल ईस्ट, दिस इज़ एशिया, दिस इज़ एशिया। सो हम क्रॉस रोड पे हैं। अगर चाइना को यहाँ पे मलाक्का स्ट्रेट में मसला होता है तो चाइना इधर पाकिस्तान को यूज़ करके जा सकता है, इधर पाकिस्तान को यूज़ करके जा सकता है। अगर यूरोप में से किसी ने एक्सेस करना हो तो दिस बाबुल मंदेब यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। सो पाकिस्तान बेसिकली क्रॉस रोड में बैठा हुआ है। देन हमारे पास फ़िज़िकल फ़ीचर्स में हमारे पास जो है माउंटेन्स को जो मैंने क्या किया है, मैंने उसको 3 मेजर उसमें डिवाइड किया है। 3 मेजर में डिवाइड करने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, बस आपको समझ होनी चाहिए। इसमें हमारे पास सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स है। इसमें हमारे पास, अब आपने क्या याद करना, कराक्रम है, हिंदू कुश याद करना है, और जो हिमालय है उसमें 3 तो वैसे आ गए, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, सब हिमालय। उसके बाद सेंट्रल में हमारे पास सॉल्ट रेंज जो हमारे पास इधर खेड़ा के पास है, खेड़ा में है सॉरी, और उसके बाद सुलेमान माउंटेन रेंज और कीर्थर रेंज। उसके बाद हमारे पास वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस आ गई, जो उसमें कोह सफ़ेद, वज़ीरिस्तान, टोबा काकड़, चागी हिल्स, सियाचन, सेंट्रल एंड कोस्टल मकरान। उसके बाद प्लेटू आ गया। पाकिस्तान में 2 प्लेटूज़ हैं मेजर, पोटोहार प्लेटू जो इधर पंजाब में है, और बलूचिस्तान प्लेटू जो हमारे पास पूरा बलूचिस्तान प्लेटू है, हमारा पूरा प्रोविंस एक प्लेटू है। प्लेटू को क्या होता है, इज़ अ लार्ज एलिवेटेड एरिया ऑफ फ्लैट और जेंटली undulating land that rises sharp above the surrounding
terrain on at least one side plateau are often formed by tectonic activity or volcanic process. अब इसमें हमारे पास एक्टिव और इनएक्टिव वॉल्केनोज भी हो सकते हैं, और इसकी खासियत है कि इसमें इसके नीचे हमारे पास बड़े नेचुरल रिजर्व्स होते हैं, और इसमें गोल्ड, कॉपर, क्योंकि इसमें ये हमारे पास यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही होती है, तो इसलिए हम जब भी न्यूज़ सुनते हैं कि नेचुरल गैस निकला है, पेट्रोलियम निकला है, गोल्ड निकला है, कॉपर निकला है, तो वो सब हम सुनते हैं कि बलूचिस्तान में निकला है। तो उसकी रीज़न यही है कि बलूचिस्तान में पूरा एक प्लेटो है। उसके बाद हमारे पास आ गया डेजर्ट। ये हमारे पास ड्राई एरिया होता है जहाँ जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होते हैं, 10 इंचज़ पर ईयर, लेस दैन 10 इंचज़ पर ईयर। हमारे पास थल है, चोलिस्तान है, थर, नारा एंड खारान। प्लेन प्लेन जो है हमारे पास एक ऐसा ब्रॉड एरिया है जो फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंड विद मिनिमल चेंजेस इन एलिवेशन। ये जो हमारे पास सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एरियाज होते हैं। हमारे पास अपर इंडस प्लेन है, लोअर इंडस प्लेन है एंड डेल्टिक प्लेन है। सो अब हम इसको उसमें देख लेते हैं। ये हमारे पास जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स है, दिस एरिया जिसको मैं आपको कह रही थी कि हम हिमालयाज, कराक्रम, दिस वन इज़, ये उन्होंने लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। देन दिस इज़ हमारी वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस जो हम अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करती हैं। ये हमारे जो हैं खरान, ये हमारा पूरा प्लेटू है बलूचिस्तान, और ये हमारे जो हैं सेंट्रल पोटोहार और साल्ट रेंज है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे जो हैं इंडिया के साथ भी डेजर्ट्स हैं। अब हमारे पास जो है इसमें हम प्लेन्स की बात कर लें। ये हमारा इंडस प्लेन है, अपर एंड लोअर इंडस प्लेन एंड डेल्टिक प्लेन दिस, और ये हमारे जो है वाटरवेज हैं या वाटर रिसोर्सेज हैं। उसके बाद पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब पीपल को डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? पीपल को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि जो एक एसेंस है एक कंट्री का या एक सोसाइटी का, वो बेसिकली उसके पीपल ही होते हैं। उनकी वो डाइवर्सिटी होती है जो एक वैल्यू देती है, जो यहाँ एक कंट्रीब्यूट करती है एक कंट्री की ग्रोथ में। सबसे पहले हम सोसाइटी को डिफाइन करेंगे। सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन शेयर्ड वैल्यूज़, कल्चर, इंस्टीट्यूशन, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन ए ऑर्गेनाइज वे टू मीट बेसिक नीड्स। वो एक दूसरे से अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए इंटरेक्ट करेंगे, और उनमें कॉमन क्या होगा? वैल्यूज़, कल्चर और इंस्टीट्यूशंस। अब ये तो हो गया, लेकिन अब हम देखते हैं, अभी मैंने बताया कि डाइवर्सिटी है, एक डाइवर्सिटी है सोसाइटी में जो उसको डिफरेंट वैल्यूज़ परफॉर्म, जैसे हमने हमारे कंट्री में डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस, एथनिक, कल्चरल, सोशल। सो ये जो सारी डाइवर्सिटी हैं ये एक कंट्री की ग्रोथ में मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन बजाय इसके कि हम इस डाइवर्सिटी के, हम एक डाइवर्स कंट्री हैं, बिका हम इस रिलीजियस और एथनिक डाइवर्सिटी का हम फ़ायदा उठाएं, हम उल्टा प्रॉब्लम्स फेस करें। प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं हम प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि जो हमारे कंट्री में रिलीजियस इंटॉलरेंस है, हम आए दिन देखें तो हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं। जैसे अभी हम सेनेट की हियरिंग में उन्होंने बताया कि अराउंड 300, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, जब सोशल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आई विल डिस्कस एग्जैक्ट नंबर, कि सिंध से बच्चियाँ जो हैं अपने घरों से गायब थी, और देन जो कुछ मिली भी तो वो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मुस्लिम्स। सो ये रिलीजियस इंटॉलरेंस ही है कि जो उनको उनका रिलीजन प्रैक्टिस करने से भी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो जस्ट इंटॉलरेंस। देन हमारे पास आ गई है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी जो है हमारे पास दैट्स बिकॉज के हम जो हैं ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, ना सिर्फ एजुकेशन नहीं है, बल्कि जो अगर हमारा कोई एक मिक्स में से एक हिस्सा पढ़ भी जाता है तो उसके लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सो जेंडर इक्वलिटी इनइक्वालिटी डिफरेंट लेवल्स पे है। उसके बाद लो लिटरेसी रेट, जो हमारे पास कंट्री में जो हमारा जो आई गेस मैं इसको कैसे बताऊँ, जीडीपी मिक्स है, उसमें सिर्फ जो लिटरेट पीपल है उनका 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और वो भी सारे जो हैं पेज वाला, नॉट के वो अपना कोई बिजनेस सेटअप, नॉट, इट्स पेज। देन हमारे पास हाई करप्शन है, जो हमारी करप्शन परसेप्शन है वो हाईएस्ट इन एशिया है। उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है,
जो हमारे पास जो एक कंट्री, मैं आपको ये तो बहुत अच्छा वो फिनोमेना है जो मुझे याद आ गया। जो एक कंट्री ग्रो करता है ना, एक कंट्री में 3 क्लासेस होती हैं। ये एलीट होती है, दिस इज़ मिडल, एंड दिस इज़ पुअर। जो कंट्री ग्रो करता है ना वो इस क्लास की वजह से करता है। ये क्लास जो है कंट्री को खींचती रहती है, बिजनेस करती है डिफरेंट आइडियाज़ से। लेकिन हमारे कंट्री में क्या हो रहा है कि ये क्लास श्रिंक करी है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये क्लास श्रिंक करने की वजह से हमारी ग्रोथ रुक गई है। उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उसके बाद एक्सट्रीमिज़म एंड रेडिकलाइजेशन। इसमें हम डिफरेंट जगह पे इंस्टीट्यूशंस में या डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मुझे भी याद आ गया। इसमें हमारे पास आ गया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आप ऐड कर सकते हैं, ये भी पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। और आप पुअर हेल्थ केयर सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके सोल्यूशन जो है सिंपल। ये तो हम अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में उन्होंने हमारा जो है सोशल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताया हुआ है, या आप इसको कोट भी कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को। उसमें प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस, एम्पावरिंग वुमेन, कि उनको ना सिर्फ उनको एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, बल्कि एक्सेस टू जॉब्स, उनके कोटाज। देन फाइटिंग करप्शन, देन हमारे जो इंस्टीट्यूशन है नैब, FIA, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। एड्रेसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो हमारी करप्शन परसेप्शन है, जैसे मैंने बताया हमारी करप्शन परसेप्शन है 140/180। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक्सट्रीमिज़म को कॉम्बैट करना चाहिए। जो हमारे पास रेडिकल ग्रुप्स हैं, अभी गवर्नमेंट काम कर रही है इस पर, एंड होपफुली इसके रिजल्ट्स इम्प्रूव होंगे। तो हमें एक्सट्रीमिज़म को तो इरेडिकेट करना चाहिए सोसाइटी में से, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वो क्या कहते हैं, जो दीवारों को खाता है गुन है, आई नो इट राइट। वो जो एक कीड़ा होता है जो अंदर ही अंदर पूरा दरवाज़ा या पूरी दीवार खा जाता है, ये वो है। स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस है दैट इज़ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। गुड गवर्नेंस पे CSS 2025 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। सो डू प्रिपेयर दिस टॉपिक। एंड हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट। देन हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लेन करने से पहले मैंने सबसे पहले तो उसमें आपको एक पूरा का पूरा टॉपिक बता दिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज में से एक सवाल आया 2025 में। सवाल क्या था? क्रिटिकली अप्रेज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, फर्दर मोर ड्रॉ रेलिवेंट लेसन्स एंड प्रपोज ए वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। अब वो स्टेटमेंट क्या थी? नेचुरल रिसोर्सेज दो डिज़ायरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी। ये जो है ये डॉन का एडिटोरियल है, जून नहीं मई का है, आई बिलीव मई और अप्रैल, आई एम नॉट श्योर बट आई रिमेंबर ये एडिटोरियल मैंने पढ़ा हुआ है। और अभी एडिटोरियल की बात हो रही है तो मैं एडिटोरियल्स पे भी वीडियोस बनाऊंगी, सो डू चेक इट आउट। और आप मुझे इसमें सजेशन भी दीजिएगा कि मैं इसको आपको जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पूरा का पूरा एडिटोरियल एक्सप्लेन कर रही हूँ ऐसे दूँ, या आपको सिंपली वो एडिटोरियल मैं खुद पढ़ूँ और आपको सिर्फ और सिर्फ वो कैब उसमें से निकाल दूँ और एक स्टोरी की तरह पूरी जो बता दूँ कि इसमें हुआ क्या है। क्योंकि ऐसे एडिटोरियल को एक्सप्लेन करना इज़ लाइक 18 मिनट्स वीडियो, and if I tell story then it will be like 10 minutes video, so almost half time हो जाएगा। so इसमें आप लोगों के सजेशन चाहिए, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को कैसे चाहिए। so अब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कोल है, फर्टाइल लैंड है, उसके बाद हमारे पास नेचुरल गैसेज है, टिम्बर, ग्रेनाइट, कॉपर, एनर्जी, देन पेट्रोलियम, वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल। वाटर रिसोर्सेज हमारे पास इंडस बेसन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडस बेसन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड बेसन है। मतलब स्ट्रेस्ड क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, इरिगेशन सिस्टम ख़राब है हमारा, थेफ्ट है। सो ये मोस्ट स्ट्रेस्ड है, वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेस्ड। अब पॉजिटिव रोल क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का? इसमें हम ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल प्ले कर सकते हैं।
इसमें हम जो है एक्सपोर्ट और रेवेन्यू इंक्रीज जीडीपी, इसमें हम नॉर्वे की एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें हम सऊदीया की एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें हम किसी भी ऐसी कंट्री की एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारे पास ऑयल या कुछ भी नेचुरल रिसोर्स अपने एक्सपोर्ट कर सकती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट जो है इंडस्ट्रीज़, इसमें हमारे पास चाइना की बेस्ट एग्जांपल है। चाइना के पास कोल और मिनरल है, वो इंडस्ट्रियल राइज कर रहा है। इसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी जो है रिड्यूस करता है ये डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। उसके बाद नेगेटिव रोल क्या है? नेगेटिव रोल इसमें सिविल वॉर। सबसे पहले तो सिविल वॉर अगर हम अपने बलूचिस्तान में देखें, सूडान में देखें, सूडान में क्या है? गोल्ड प्रॉब्लम है। गोल्ड प्रॉब्लम है क्या है? यूएई alleged as per Al Jazeera, I'm not saying anything without reference, यूएई कैसे, चाइना, ईरान, दीज आर द मेजर की प्लेयर्स जो कि इस पूरी वॉर को रेगुलेट कर रहे हैं। इट इज़ बेसिकली वॉर ऑन गोल्ड। मेजर पावर्स अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद हम एक्सटर्नल इंटरवेंशंस की बात करें, हम इराक़, लीबिया की एग्जांपल ले लें, या हम अभी जो रिसेंटली हुआ है वेनेजुएला की बात कर लें, या क्यूबा की बात कर लें। उसके बाद करप्शन, एलीट कैप्चर, इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो उसको हम कहते हैं ऑयल कर्स। ऑयल कर्स क्या होता है कि जब किसी जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं तो वो जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है ना वो ग्रो करने लग जाती है, बूम करने लग जाती है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाती हैं। उसकी वजह से जैसे ही वो ऑयल ख़त्म होता है तो कंट्री स्टार्ट सिंकिंग। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो these two neighbors, sorry, this like here, this Oman and Yemen। ओमान के पास भी ऑयल रिज़र्व है, यमन के पास भी ऑयल रिज़र्व है, सेम ज्योग्राफी, सेम एवरीथिंग, बट ओमान इज़ ग्रोइंग एंड यमन इज़ नॉट ग्रोइंग। हमेशा वहाँ पे सिविल वॉर चलती रहती है। ओमान क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि ओमान का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपनी ऑयल इंडस्ट्री नहीं डेवलप की, उन्होंने अपनी बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया है, उन्होंने अपने टूरिज़म को ग्रो किया है, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स पे काम किया है। आप करप्शन और एलीट कैप्चर से भी सिर्फ क्या चीज़ बता सकती है? आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बचा सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा है डच डिजीज़, ओवर डिपेंडेंस ऑन वन रिसोर्स, जो मैंने अभी ऑयल कर्स में एक्सप्लेन किया वो दैट इज़ डच डिजीज़ एज वेल। उसके बाद पाकिस्तान की स्टडी। उसके बाद हमारे पास रिसोर्स पोटेंशियल है, हमारे पास थर कोल है, मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट डायमेंशन है हमारे पास कि इंसर्जेंसी है, वहाँ पे हमेशा ग्रीवेंसीज हैं ओवर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे जो बलोच भाई हैं उनको ये शिकवा है कि पंजाब हमें प्रॉपर वो नहीं देता, इक्वालिटी नहीं है वहाँ पे, एजुकेशन नहीं है, गवर्नेंस इशू है, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट डेफिसिट है। जो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा जो मसला है दैट इज़ ट्रस्ट डेफिसिट। वो किसी भी कंट्री का या किसी भी रीजन का दैट इज़ सब बिगेस्ट इशू, और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है थ्रू डायलॉग। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। लेसन्स क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ही, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपेरेंसी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। जब आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होंगे तो डेफिनेटली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आएगी, डाइवर्सिफिकेशन भी होगी। वे फॉरवर्ड क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, फेयर रेवेन्यू शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि हमने ये डॉन का एडिटोरियल था, उस एडिटोरियल के मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसमें क्या बताया हुआ था। एडिटोरियल जो था उसमें इन्होंने डिस्कस किया हुआ था कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज इनफ नहीं है फॉर ए कंट्री टू ग्रो, उसके लिए जो है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई ऐसा कंट्री हमने देखा नहीं कि जो कहे कि उसके गोल्ड उसके ज़हायर मिल गए, आपको गोल्ड के ज़हायर मिल गए तो वो कंट्री टॉप पे पहुंच गया। उल्टा हमने देखा है जो जब आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन है उसकी चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, इसकी वजह से आपकी जो है सॉवरेनिटी थ्रेटन हो सकती है। सो टू एड्रेस दिस सिचुएशन
countries like Pakistan, they need to establish good governance, strong institutions, political stability, education, training, industry to achieve national growth. अब अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इसको एज केस स्टडी भी लिख सकते हैं, आप इसमें यमन और ओमान की एग्जांपल भी दे सकते हैं, या आप इसको कोई कोट भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप इसके साथ इस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्ले करना चाहते हैं. और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कैसे अपने एडिटोरियल्स को देखना चाहते हैं. आप उसको स्टोरी की फॉर्म में चाहते हैं या आप उसको एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में चाहते हैं. और ये डू लेट मी नो वन मोर थिंग कि आप चाहते हैं कि मैं 1 लेक्चर 1 डे अपलोड करूं, और 1 लेक्चर 2 डे, और 1 लेक्चर वीक. ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और कमेंट्स के साथ साथ अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ भी बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो काम है, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, वो लोगों तक पहुँच रही है. इट इज़ रीचिंग टू पीपल हु डिज़र्व. सो फ्रॉम मी, अल्लाह हाफिज़.